जैसे ही मेरी क्लास में एंट्री हुई तो पूरी सीटें मतलब पीट के बच्चों ने मुझे एकदम हूटिंग की ना, कोई नया टीचर बच्चे से टीचर आ गया, ये नहीं चाहिए। मेरे पर्सनल चैनल पर स्ट्राइक आई, चैनल उड़ा दिया गया। एक केस सुना होगा आपने, एसडीएम का केस था, ज्योति मौर्य। उस एसडीएम के साथ मेरा फोटो अटैच किया उन्होंने, एक ऐसा वीडियो बनाया। पर इतना ही नहीं, उस वीडियो को बनाने के बाद उन्होंने उसको हेलो, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर मनीष दुबे है और बच्चे प्यार से मुझे एमडी सर बोलते हैं। मैं एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो नीट जेई की तैयारी कराता है, संकल्प भारत, उसका फाउंडर मेंबर भी हूं और एक जूलॉजी का टीचर भी हूं। मेरा जन्म यूपी के एक शहर आगरा में हुआ था और आज मैं अपनी जर्नी को एक्सप्लेन करने वाला हूं। उसमें वो सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा जो अब तक बिल्कुल मैंने कहीं डिस्कस नहीं की हैं। तो जर्नी स्टार्ट करते हैं अपनी स्कूल लाइफ से, या इनिशियल जहां मेरा बर्थ हुआ था वहां से। तो मेरे फादर एक कॉलेज के अंदर लाइब्रेरी, बुक बैंक में लाइब्रेरी होती है कॉलेज में, उसके अंदर थे, उसको मैनेज करते थे। स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी स्टार्टिंग में, क्योंकि जहां मेरा जन्म हुआ था वो एक रूम था, मतलब जो रेंट पर पापा रहते थे, एक रूम था, उसमें हम पूरी फैमिली हमारी एक ही रूम में रहती थी। कंडीशन नो डाउट बहुत खराब थी, साइकिल यूज किया करते थे पापा, मुझे याद है अभी, ठीक है। तो बड़ी मुश्किल से चीजें चलती थी। आगे जाकर के वहां एक गवर्नमेंट कॉलेज था, सरकारी विद्यालय जैसे होते हैं, ठीक है। तो मेरा एडमिशन वहां हो गया और वो एक उस समय के जो गवर्नमेंट स्कूल्स हुआ करते थे, पता है आपको, वहां पढ़ाई छोड़ करके और सब कुछ होता था वहां पर। फिर आगे जाके जब 12th क्रॉस हुआ, मैंने कई बच्चों को देखा कि बच्चे, उस समय यूपी पीएमटी हुआ करता था, जैसे आज की डेट में नीट होता है, तो स्टेट पीएमटी हुआ करते थे और ऑल इंडिया जो पेपर होता था उसको हम एआईपीएमटी बोलते थे। तो यूपी पीएमटी यानी सीपीएमटी की तैयारी करते थे बच्चे। तो मेरे भी मन में आया, काश शायद तैयारी मैं भी करूं तो मैं भी कुछ कर सकता हूं, क्योंकि स्कूल लेवल पर मैं अपने में बेस्ट परफॉर्म करता था। तो मैंने एक बार पापा से बोला कि क्या पापा, मैं नीट की उसकी सीपीएमटी की तैयारी करना चाहता हूँ। तो पापा ने कहा कि कैसे होगी बेटा। तो मैंने पता लगाया, कोचिंग्स थे, बहुत फीस हुआ करती थी उसकी। तो सबसे सस्ती कोचिंग मैंने ढूंढी, उसकी 50,000 फीस थी। अब 50,000, क्योंकि जिस स्कूल में मैं पढ़ा था उस स्कूल की पूरे साल की फीस 70 रुपए होती थी। बहुत फीस होती थी उनके लिए, वो वाली भी, ठीक है। 70 रुपए उस समय के हिसाब से, और अचानक से 70 रुपए से हम 50,000 पर पहुंच रहे हैं। तो पापा ने कुछ बोला नहीं, क्योंकि पेरेंट्स, यही तो पेरेंट्स होते हैं, उन्होंने कुछ नहीं बोला। वो मतलब एकदम गुमसुम से हुए, टेंशन में रहे, शाम तक बहुत टेंशन में थे। उनको मैं देख रहा था कि बहुत टेंशन में है। तो अब मैंने ही डिसीजन लिया, शाम को मैं पापा के पास बैठा, मैंने, पापा मैंने डिसीजन लिया है कि अब मैं खुद ही तैयारी करूंगा, सेल्फ तैयारी करूंगा, आप टेंशन मत लो, कोचिंग की जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगा, ठीक है। तो ठीक है पापा, थोड़ा सा पापा के चेहरे पे स्माइल आई, तो क्योंकि मैं समझ गया था कि हाँ, कहीं ना कहीं वो प्रेशर में आ गए, क्योंकि 50,000 रुपए जुटाना एक बहुत बड़ी बात थी। तो ठीक है, उधर मैंने सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर दी। जितना मैं जुटा सकता था, कर सकता था, जो चीजें मैं अरेंज कर सकता था, मैंने करना स्टार्ट कर दिया 12th के बाद। 12th के बाद मैंने साथ में, क्योंकि कुछ चीजें, फॉर्म बड़े कॉस्टली हुआ करते थे, तो पैरेलल मैंने 11th क्लास के बच्चों को पढ़ाना भी चालू कर दिया था, जिससे थोड़ा सा मुझे इतना अर्निंग हो जाए कि मैं अपने फॉर्म फिल कर पाऊं। बट मैंने अपनी पढ़ाई नहीं रोकी, मैंने पैरेलल बीएससी में एडमिशन लिया और कंटिन्यू अपनी बीएससी करता गया। ट्राई किया, एक बार पूरे मन से ट्राई किया, नहीं हुआ। अब नहीं हुआ, इसका मतलब ये तो नहीं लाइफ रुक जाएगी, जैसे आज के बच्चे नहीं होता है तो अब क्या करें, अब तो स्टॉप कर लेते हैं, वो कुछ नहीं हो सकता, एकदम जीरो। तो ऐसा नहीं हुआ कि मेरी लाइफ रुक गई, स्ट्रगल किया, लाइफ रुक गई, फिर मैंने कहा नहीं हुआ, कोई बात नहीं, मैं बीएससी करूंगा, ठीक है। उधर बीएससी को मैंने और बेटर तरीके से किया और अपने कंसेप्ट बेटर किए, और बच्चों को, वो जितना मैं सीखता था वो बच्चों को सिखाता था, ठीक है। प्योरली मैं हिंदी मीडियम से था और उस समय यूपी बोर्ड में मैं हिंदी मीडियम के बच्चों को ही पढ़ाता था उस समय, ठीक है। चलता गया, बीएससी मेरी कंप्लीट हुई। बाद में मैंने एमएससी का एंट्रेंस दिया और एमएससी का एंट्रेंस क्वालिफाई करके उन 10 सीट्स में से एक सीट को लिया, और फिर मैंने सेमेस्टर वाइज बहुत डेडिकेट होकर के, पूरे इंटेंशन से कि हाँ अच्छा करना है, कुछ उधर नहीं कर पाए तो यहां करेंगे अच्छा। फिर मैंने एमएससी की, कुछ दिनों बाद ही मेरा आईसीएमआर एसआरएफ क्वालिफाइड हो गया और मुझे गवर्नमेंट की तरफ से एक फेलोशिप मिलना स्टार्ट हो गई। तो नो डाउट वो मेरे लिए सफिशियंट थी, बट मेरा जो रिसर्च वर्क था बहुत कॉस्टली था।
और उसी दौरान ये रिसर्च चल रही थी, तो मेरी मैरिज भी हो गई क्योंकि मेरी एज बढ़ रही थी। तो कहीं ना कहीं ब्राह्मणों में थोड़ा प्रेशर रहता है कि यार ठीक है, टाइम से शादी हो जानी चाहिए। बहुत मना किया लेकिन फिर भी ऐसा हो गया, ठीक है। तो वो चीज चलती रही, ठीक है। थोड़ा प्रेशर में था कि शादी हो चुकी है, इधर प्रेशर है, बट हाँ, उधर से मुझे फेलोशिप मिल रही थी 24,000। पर उस फेलोशिप से मैं अपने खर्चे भी चला रहा था और अपना रिसर्च वर्क भी टॉप लेवल का मुझे करना था, उस पर भी हम काम कर रहे थे। तो धीरे धीरे चीजें चल रही थी, चलती गई। तो ये फेज निकला और मेरी पीएचडी कंप्लीट हुई। जब मेरी पीएचडी कंप्लीट हुई तो एक टेंशन आ गई। लोगों को खुशी होती है, मुझे टेंशन हो रही थी। क्यों? क्योंकि मुझे एक फेलोशिप मिलती थी 24,000, अब वो मेरी रुकने वाली थी। अब आगे कैसे क्या होगा, अब क्या होगा, मतलब मैं बहुत टेंशन में था। अब क्या होगा, कैसे करूंगा, मैं नहीं समझ पा रहा था, ठीक है। पर मुझे वो सबमिट करनी थी, ठीक है, चीजें क्लोज करनी थी। फिर उधर साइंटिस्ट की कुछ पोस्ट निकली, मैंने अप्लाई कर दिया। अप्लाई कर दिया तो मेरे सारे चीजें क्लियर हो गई थी, सारे स्टेप्स। लास्ट में इंटरव्यू था, तो अब मुझे बाद में मालूम पड़ता है कि उस इंटरव्यू में मेरा नहीं हुआ, जबकि मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ था। मैं बहुत डिप्रेस था, ठीक है। मैं समझ नहीं पाया आखिर ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। सब कुछ अच्छा, मतलब पॉजिटिव था। तो वो बहुत समय बाद मुझे पता चला कि वहां कुछ, मतलब जैसे होता नहीं है, बट पैसा भी चल गया। तो मुझे लगा कि यार, मतलब पैसा नहीं था मेरे पास, क्या बिना पैसे के मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मतलब मैं बहुत डिप्रेस हो गया, क्योंकि उस समय जब मेरी शादी हुई थी तो मेरा जो ससुराल पक्ष था, तो उन्होंने, मतलब कहीं ना कहीं एक उम्मीदें होती हैं लड़की के माता पिता को, कि मैं अपनी बिटिया को एक अच्छे हाथों में सौंप रहा हूँ। तो मैं भी गिल्टी फील कर रहा था कि यार क्या मैं, मतलब सही कर पा रहा हूँ। वो उसमें वो भी, मेरी वाइफ भी परेशान थी कि यार कुछ भी नहीं हो पा रहा है, आप इतना स्ट्रगल कर रहे हो बट चीजें नहीं मिल पा रही सही ढंग से। बट ठीक है, कोई नहीं, आगे आगे बढ़े हम। तो थोड़ा सा मैं उस समय बहुत प्रेशर में भी था, तो मतलब बहुत परेशान था। फिर मैं एक दिन दिल्ली गया था, जो मेरे गाइड थे डॉक्टर, मतलब बीएम कटोच, जो उस समय, तब तक वो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के डीजी, डायरेक्टर जनरल बन चुके थे, और सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ भी हो चुके थे वो। उनसे सिग्नेचर कराने थे, तो मैं गया था, बहुत परेशान था। सिग्नेचर करा करके, वो एम्स में ही है, एम्स के सामने मैं खड़ा हुआ था, क्या करूं समझ ही नहीं आ रहा। सब जगह से निराश था, तो मैं क्या ऑप्शन, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। सामने ही एक आकाश की बिल्डिंग थी, क्योंकि पैरेलल मैं बच्चों को पढ़ा रहा था, तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस था कि हाँ, मैं ये काम अच्छे से कर सकता हूँ, और कोई ऑप्शन ही नजर नहीं आ रहा था। तो मैं आकाश में गया, तो मुझे पता चला कि वहाँ जूलॉजी की वैकेंसी थी, बट मेरा बैकग्राउंड बॉटनी का था। बट मैंने बायो पूरा कंटिन्यू पढ़ाया था, तो कॉन्फिडेंस था कि मैं कर लूंगा, ठीक है। तो मैंने वहां एंट्रेंस दिया, उनका एक इंटरव्यू था, वो मैंने क्वालिफाई किया, और मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं आपको बता नहीं सकता उस दिन, मतलब मेरी कंडीशन थी। मेरा एक पैकेज था 10 लाख का, तो मतलब जिसको कुछ नहीं मिल रहा था, एकदम मतलब कंडीशन ब्लैंक हो रही थी, अचानक से उसको इतना अच्छा पैकेज मिल जाता है। मतलब वो उन्होंने ऑफर किया, मैंने अपना कोई डिमांड नहीं रखी, उन्होंने ऑफर किया। मतलब उस दिन मुझे, मतलब मेरी, मतलब खुशी का मतलब ठिकाना नहीं था। अरे ये क्या हो गया, मतलब अल्टीमेटली अल्टीमेटली, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता उस चीज को। मैंने पापा को फोन किया, पापा मेरा ऐसे ऐसे हो गया है। मतलब पापा भी बहुत खुश थे यार, ठीक है। बहुत स्ट्रगल वाला फेज था। कैसे कैसे यार, मतलब तुम स्ट्रगल कर रहे हो, पढ़ करके कैसे, मतलब कैसे पढ़ पा रहे हो, कैसे चीजें चल रही हैं। लेकिन मतलब ठीक है, अब वो जॉब नहीं मिली, ठीक है। मुझे, मतलब मैं बहुत खुश था, बहुत खुश था, कि मतलब मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था उस समय। ठीक है, मैंने ज्वाइन किया और बहुत मेहनत की, पर मन में थी कि यार क्या मैं इस चीज के लिए बनाऊं, या मैं तो रिसर्च के लिए बनाऊं, मैं तो साइंटिस्ट बनने के लिए बनाऊं। पर एक दिन का वो इंसिडेंट मुझे याद है कि मैं क्लास में पढ़ा रहा था, बच्चों को अपना बता रहा था कि बेटा मैं ऐसे ऐसे था और मैं रिसर्च से यहाँ आ गया। तो बच्चों ने कहा कि ना सर, आप रिसर्च के लिए बने ही नहीं हो, सर आप पढ़ाने के लिए बने हो, आप बहुत अच्छे टीचर हो। ये बच्चों ने बोला, तो मेरा कॉन्फिडेंस, मतलब ऐसा नहीं है कि हम ही बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं, बच्चे भी तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। तो बच्चों ने इतना कॉन्फिडेंस मेरा इंक्रीज कर दिया। और फिर मैंने सोचा यार कि मैं जो भी काम करूंगा, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, कहीं ना कहीं उसमें, मतलब समझ रहे हो, अच्छे काम के संग कुछ गलत काम भी हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हाथ भी काले होते हैं, जो मैंने देखा लोगों को उस फील्ड के अंदर। तो मैंने कहा यार ठीक है, क्योंकि बच्चों के आंख में जो मैं खुशी चमक देखी ना, और जब मैं कंसेप्ट देता था, बच्चे तो खुश होते थे। तो मतलब मैं सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाता था, इतना चीखने के बाद लोग शायद गले से आवाज नहीं निकाल पाएंगे, और मैं हाईली एनर्जेटिक रहता था, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे एनर्जी मिलती थी।
तभी मेरे समझ में आया कि काम वो करना चाहिए जिसमें आपको थकान ना हो। आप कंटिन्यू काम करो और फिर भी थकान ना हो, तो एक्चुअल में आप उसी चीज के लिए बने हो। ये एक अच्छा सिंबल था। मैं समझ गया कि हाँ, मैं एक्चुअल में बना ही टीचिंग के लिए हूं। एक समय ऐसा आया कि मुझे आकाश छोड़ना पड़ा, ठीक है, पर सिलेबस एंड करने के बाद। कोटा के अंदर एक कोचिंग थी सर्वोत्तम, तो वहां मेरे मित्र थे, ठीक है, वो कहीं परेशानी में थे क्योंकि उन्होंने कोचिंग खोली थी और उनके सारे फैकल्टी कहीं ना कहीं दूसरी किसी कोचिंग में शिफ्ट हो गए थे। तो बहुत टेंशन में थे। उन्होंने मुझे कई बार कॉल करके बुलाया भी। तो मैंने कहा सर अभी मेरा कोर्स चल रहा है, देन एंड करने के बाद फिर मैं मिलता हूँ, ठीक है। यहां से मेरी कोटा की जर्नी स्टार्ट होती है और कोटा के अंदर जाकर के मुझे याद है कि मेरी पहली क्लास थी। पहली क्लास थी वो उन्होंने, सर ने मुझे बुलाया कि सर ये मतलब वो डायरेक्टर थे वहां के, तो उन्होंने कहा सर एक्चुअल में मेरी क्लास है, यहां मैं 10 टीचरों को भेज चुका हूं ऑलरेडी, कोई भी नहीं चल पा रहा। बच्चा सिर्फ और सिर्फ डिमांड करता है या तो मेरी डिमांड करता है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने अपने बेस पर ही सिस्टम को स्टार्ट किया था। अब मैं इतने बैचेस में नहीं जा पाऊंगा, कंडीशंस बहुत एकदम पैक्ड हो चुकी है, तो आप कैसे मैनेज करोगे? मैंने कहा सर आप मुझे बस एक बार मौका दो, ठीक है, मैं ट्राई करता हूं। मैं गया तो जैसी मेरी क्लास में एंट्री हुई तो पूरी सीटें मतलब पीट के बच्चों ने मुझे एकदम हूटिंग की, ना कोई नया टीचर, बच्चे से टीचर आ गया, ये नहीं चाहिए, हमें हमारे वही टीचर चाहिए। तो मैं एकदम मतलब ऐसे सोचो, क्लास में आप एंटर कर रहे हो और एकदम आपकी हूटिंग चल रही हो, आपको किसी ने देखा ना हो, अचानक से आपको बाहर निकलने के लिए बोला जा रहा हो, क्या कंडीशन रही होगी। बट मैंने एंटर किया और प्यार से बच्चों से बात कर, ओनली 3 डेज मुझे दे दो। अगर 3 डेज के अंदर मैं आपको वो कंटेंट जो आपको चाहिए नहीं दे पाया, तो मैं कोचिंग तो क्या, मैं कोटा छोड़ करके वापस चला जाऊंगा। तो बच्चों ने थोड़ा मेरा साथ दिया, ठीक है। एक क्लास मेरी हुई, एक क्लास में 30% बच्चा एकदम सेटिस्फाइड था। ऐसी तीन क्लास कंप्लीट होने के बाद बच्चा सेटिस्फाइड था। तब मेरा वहां से कॉन्फिडेंस फिर बिल्डअप हुआ, क्योंकि कोटा का एटमॉस्फेयर कंपैरेटिव अदर कोचिंग के एटमॉस्फेयर से अलग था। तो मेरी जर्नी वहां भी बहुत बेहतरीन रही, चलती गई चलती गई। फिर एक फेज आया लॉकडाउन का। लॉकडाउन के फेज में देखा होगा सारे सिस्टम बंद हो गए थे, बहुत बुरी स्थिति थी। तो कहीं ना कहीं कोचिंग बंद हो गई, मुझे वापस बैक टू पवेलियन, ठीक है, दिल्ली आना पड़ा। तभी 2020-21 का टाइम था जब शायद कोरोना स्टार्ट हुआ था। तो उस समय मेरे पास एक कॉल आता है एक बहुत बड़ी एडटेक कंपनी से, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, जो उस फेज में स्टार्ट ही हो रहा था। तो इनिशियल फेज था। तो उन्होंने मुझे कहा कि सर ऐसे ऐसे हम एक हिंदी का क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, उसमें आपकी बहुत ज़रूरत है और आपकी ऐसे टीचर अगर जुड़ेंगे तो चीज़ें बहुत अच्छी डायरेक्शन में जाएंगी। तो क्योंकि उनका विज़न जो था ना, जब उन्होंने पहले तो मैंने मना कर दिया, बट उन्होंने अपना विज़न बताया। जब विज़न बताया कि सर हम लो कॉस्ट में लगभग 3-4 हज़ार रुपए में हम इंडिया के बच्चे को पूरी साल पढ़ाना चाहते हैं। मैंने यार ऐसा विज़न तो कुछ मैं भी देख रहा था, पर मैं उसको ऑफलाइन के तरीके से देख रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं टेक मुझे समझ में नहीं आ रहा था, टेक होता क्या है, ठीक है। टेक का मतलब है टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का मतलब है आप जिसके अंदर ऐप और टेक्नोलॉजी के माध्यम से जहां आप 100-200 बच्चों को पढ़ा पाते हो, हार्डली 500 बच्चों को पढ़ा पाते हो, वहां आप लाखों बच्चों को पढ़ा सकते हो। तो बीच में टेक्नोलॉजी आती है, टेक आता है, ठीक है। तो उस टेक की हेल्प से अगर मैं अपने अच्छे कंटेंट को इंडिया के बच्चों को दे पाता हूं, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुश नसीबी की बात होगी। तो ठीक है, मैंने हाँ बोल दिया और मतलब ये हालत थी, फिर हम लोगों ने मतलब 12-12 घंटे कंटिन्यू बैच भी लिए हैं वहां पर, ठीक है। तो कंटिन्यू हम लोगों ने बैच लिए, दिन और रात मेहनत की। फिर एक फेज आया, उसमें एक मैडम थी, ठीक है, वो छोड़ के गई। तो कहीं ना कहीं वो बहुत दुखी थे, परेशान थे, अब क्या होगा, क्योंकि पहला पहला मतलब बैच स्टार्ट किया था। तो मैंने कहा सर मैं हूं, ठीक है, आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कभी भी सिस्टम के ऊपर कोई दिक्कत आएगी, मैं 100% रहूंगा और कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा। आप कंटेंट की टेंशन ही मत लो, ठीक है, बेस्ट कंटेंट मैं दूंगा और आपको टेंशन नहीं लेनी है। तो वो खुश थे कि हाँ चलो आप हो, चीजें ठीक है, क्योंकि वो इनिशियल फेज थी। इनिशियल फेज में अगर ऐसा होता है ना, तो चीजें मतलब टूट जाती हैं, उसको संभालना था उस चीज को। तो हम लोगों ने पूरी डेडिकेशन से जो बैच हमारा था उसको हमने रन किया, कंप्लीट किया। और नेक्स्ट ईयर हमने एक मतलब एक कोर्स लॉन्च किया ऑनलाइन, जिसमें सब लोगों ने, जो स्टार्टिंग के फेज में जो कोर टीम जुड़ी थी ना, मैं कहता हूँ वो अल्टीमेट कोर टीम थी, जिसने पूरी मेहनत की। सारे लोगों ने, मैं अपनी नहीं बोल रहा, सारे लोगों ने बहुत मेहनत की और उस प्लेटफॉर्म को यूनिकॉर्न तक लेकर के आए, ठीक है। सिस्टम ग्रो किया आगे, ऑनलाइन बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत दिन और रात मेहनत की। फिर सिस्टम का डिसीजन था कि यार ऑफलाइन करते हैं, ठीक है। ऑफलाइन के अंदर एक प्रॉमिस था कि हम जो भी सेंटर खोलेंगे उसमें जो कोर टीम है उसके मेंबर्स को हम एक एक सेंटर रन कराने के लिए देंगे, ठीक है। उस समय ठीक है कोटा सेंटर खुला, पर कोटा में एक हमारे मित्र थे, उनको वहां पर एज अ सेंट्रल हेड भेजा गया। तो बच्चों की बहुत डिमांड थी, क्योंकि वहां 30,000 बच्चा हो चुका था,
ठीक है। तो बच्चों ने कहा ना कि हमें सर चाहिए। तब मेरे ऊपर प्रेशर आया, स्पेशली कहा कि सर आपको जाना पड़ेगा कोटा। मैंने सर आपने ऑलरेडी मतलब भेज दिया है किसी को, तो फिर ज़रूरत क्या है मेरे जाने की? तो सर ने कहा कि अभी कंपनी को बहुत ज़रूरत है और आपको जाना पड़ेगा। मैंने ठीक है, अगर ऐसा है तो कंपनी के लिए ऑनलाइन हमने स्टेबल किया, हम ऑफलाइन भी करेंगे, ठीक है। फिर आगे जाकर के कोटा में चीज़ें चली, ठीक है। कहीं न कहीं मैंने फ़ील किया कि यार मुझे बाद में नहीं आना चाहिए था। ऑलरेडी किसी और को अगर वहाँ बना के भेजा है, तो फिर मेरी बात नहीं सुनी जाएगी, पर मैं कमिटमेंट कर चुका था, ठीक है। और कहीं न कहीं बच्चों के लिए मैं फाइट करता रहा, ठीक है। समस्या आई, ठीक है, मुझे मतलब वहाँ फ़ील कराया गया कि आप सिर्फ़ एक एम्प्लॉयी हो और कुछ भी नहीं। तब मुझे लगा कि सिस्टम वास्तव में बहुत बड़ा हो चुका है। चलो कि ठीक है, कोई नहीं, ठीक है। पर नहीं ठीक है, चीज़ें चल रही थी। तो बीच-बीच में हम लोग सेमिनार करने जाते थे, तो मैं ऐसे ही इलाहाबाद और कानपुर का सेमिनार करके लौट रहा था और लौटते वक़्त बस से मैं आ रहा था, तो बस में मेरा एक्सीडेंट हुआ, तो मेरे पैर के जो टेंडन और लिगामेंट हैं, वो सारे डैमेज हो गए। मैं शायद बस में अकेला था मैं, तो क्योंकि और सारे लोग कोई लखनऊ से, कोई कहीं से या कुछ रुक कर के लोग गए थे, तो मुझे अर्जेंट सुबह मेरी क्लास भी थी, क्योंकि सिस्टम के लिए हमें करना पड़ता है, बीच-बीच में सेमिनार, क्योंकि हम ना संडे देखा हमने, ना कभी कोई छुट्टी देखी। हमने दिन और रात चाहे छुट्टी हो, कुछ भी हो, सिस्टम को ग्रो कराना है, सिस्टम को बड़ा कराना है, ठीक है? उसमें हम लोग लगे रहे, ठीक है? उस समय मेरे पैर में बहुत डैमेज हो गया कि शायद मुझे लगा मेरा पैर टूट गया, क्योंकि मतलब बिल्कुल एकदम फ्लेक्सिबल हो चुका था। लोगों ने खड़ा करने की कोशिश की, मैं तुरंत गिर गया। तो बस चल चुकी थी, तो मुझे उठा कर के फिर उन्होंने लिटा दिया स्लीपर के ऊपर। सुबह तक मेरा पैर एकदम सूज चुका था जब मैं कोटा पहुँचा, तो अब मैंने कहा ये क्या हो गया? अब क्या होगा? ठीक है, तो मुझे मतलब लोगों ने कहा उतरिए, मैं तो नहीं हिल ही नहीं पा रहा यहाँ से। तो मुझे उठा कर के वहाँ एक टैक्सी में बिठाया गया, लिटाया गया और मैंने रिक्वेस्ट की यार मुझे कैसे भी घर तक पहुँचा दो। तो उस टैक्सी वाले ने मुझे घर के अंदर तक छोड़ कर के आया, ठीक है। फिर मैंने कुछ अपने मित्र थे उनको बुलाया, लोगों को बताया नहीं मैंने क्योंकि कोई चीज़ डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। फिर मुझे हॉस्पिटल ले गए जहाँ मेरा सपोर्ट सिस्टम बना और तब जाकर के मैंने वहाँ जो मेन ओनर थे, ठीक है, दिल्ली के अंदर, उन सबको अपने फुटेज भेजे और अपनी इन्फॉर्मेशन दे दी कि सर मेरे ऐसे-ऐसे पैर में बहुत चोट आ गई है और मतलब सपोर्ट सिस्टम है, शायद मतलब मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। तो उन्होंने ठीक है, उन्होंने थोड़ा-सा अफ़सोस जताया, ठीक है आप रेस्ट करिए, बस एक एज़ अ फॉर्मेलिटी। ठीक है, चीज़ें चलती गईं। तो कुछ चीज़ें वहाँ ऐसी हुई जो अनएक्सपेक्टेड थी। इस मौके का फ़ायदा उठाया वहाँ पर लोगों ने और कुछ गड़बड़ियाँ करना स्टार्ट कर दी क्योंकि मैं इंस्टीट्यूट नहीं जा पा रहा था। मैंने इन्फॉर्मेशन भी दी बट उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। तो चीज़ें समझ में आ गई थी कि चीज़ें मतलब हो चुका, जो होना था ठीक है। तो ठीक है, तब मैं समझ गया कि चीज़ें अब हो चुकी हैं जो होना है कि मनीष तुम्हारा टाइम कंप्लीट हो चुका है सिस्टम के अंदर, ठीक है। फिर मैं निकला छड़ी उठा कर के क्योंकि अंदर से बहुत मतलब गिल्टी फ़ील कर रहा था। छड़ी उठा के निकला, मैं सीधा दिल्ली आया, ठीक है। अपने जो मित्र थे, ठीक है, क्योंकि हमारी सोच और हम जो हमारा पूरा ग्रुप है, ठीक है, मैं, तरुण सर, सर्वेश सर, हम लोगों की सोच काफ़ी मैच करती है। तो मैंने उनको बताया कि सर ये चीज़ें हुई हैं, अब कंडीशंस ऐसी है कि मैं अब कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा और मैंने मैसेज भी डाल दिया है कंपनी के ओनर को कि मैं अब कंटिन्यू आगे नहीं कर पाऊँगा। तो उन्होंने कि नहीं, नहीं सर कि साथ ही करेंगे सारा का सारा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आपके संग गड़बड़ हो रहा है तो वो हम भी देख रहे हैं, कहीं न कहीं हम भी इस चीज़ को फेस कर रहे हैं, ठीक है। कहीं न कहीं मतलब हमें भी पता चल रहा है कि चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं और हम भी बहुत मतलब अजीब-सा फ़ील कर रहे हैं। तो फिर हम लोगों ने डिसीज़न लिया कि ठीक है कि चलो कुछ भी कर लेंगे सर, छोटा-मोटा कुछ भी कर लेंगे, बच्चों की भई बच्चों को पढ़ाना ही तो है, ठीक है, पढ़ा लेंगे हम सर, छोटा करके कुछ पढ़ा लेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने डिसीज़न लिया कि ठीक है, अपना करते हैं, छोटा-मोटा जो भी है स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मतलब वहाँ से स्ट्रगल चालू होता है। तो अब अचानक से अगर हम जाएँगे, तो बच्चों को बताना तो पड़ेगा। आप ही समझो, अचानक से मैं पूरे इंडिया के लाखों बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, अचानक से मैं गायब हो जाऊँ, तो बच्चा कहेगा कहाँ गए सर? तो चीज़ें बताने पड़ेंगी ना आपको। तो कि सर कि ब आप अचानक कहाँ चले गए? तो बताना पड़ेगा ना कि आप कहाँ गए, क्या कर रहे हो, क्यों मतलब कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो इसके लिए एक हम लोगों ने वीडियो रिलीज़ किया क्योंकि अपनी बात तो अगर आप देखो मैं खुद कहूँगा कि सर का रिस्पेक्ट हम तब भी करते थे, आज भी करते हैं। उस वीडियो के अंदर हमने सर को टोटल रिस्पेक्ट के साथ बस इतना ही तो बोला कि हाँ, विज़न मैच नहीं कर रहा इसलिए हम छोड़ रहे हैं, ठीक है? इतना ही तो हमने बोला। ठीक है, इतनी बात के ऊपर एक खतरनाक सा वीडियो आता है, मेरे मित्र ही हैं, कैसे लोग बना सकते हैं मुझे नहीं पता। उन्होंने एक ऐसा वीडियो बनाया जो कि मतलब ऐसा लगता है कि मेरे मतलब जिन लोगों ने बनाया भी और उसको इस तरीके से स्प्रेड किया गया कि लगता है कि मतलब प्रूफ होता है कि हम बहुत बड़े क्रिमिनल्स हैं, ठीक है, हमने बहुत गलत काम किया, ठीक है। अब हम
एक सिस्टम को छोड़ के कोई और जिंदगी में काम कर ही नहीं सकते। ऐसा ऐसा होता है क्या? ठीक है, तो ठीक है, उन्होंने मतलब जो भी किया, पर इतना ही नहीं, उस वीडियो को बनाने के बाद उन्होंने उसको इस तरीके से वायरल किया कि दुनिया में, इंडिया में प्रूफ हो गया कि हमने जो किया गलत किया। हम बिक गए, ऐसा टर्म, ठीक है? यानी आप अगर मतलब एक काम छोड़ करके दूसरा काम कर ही नहीं सकते। तो बस यही था, यहां से चीजें स्टार्ट हुई, ठीक है? और कुछ चीजें ऐसी भी थी जो गलत थी, नहीं होनी चाहिए थी। एक दो जगह इमोशनल ब्रेकडाउन भी हुआ, मैं मानता हूं इस वाली बात के लिए, क्योंकि हम इमोशनल लोग थे, इमोशनली जुड़े थे, तो इमोशनल ब्रेकडाउन होना एक मतलब स्वाभाविक है। ठीक है, तो ये जर्नी चलती गई, तो आए दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई, ठीक है? पर मैं इंडिया के बच्चों का, सबका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने बहुत कम टाइम के अंदर हम लोगों ने ये चैनल बनाया, ठीक है? उस चैनल को इतनी अच्छी ग्रोथ मिली इन बच्चों की वजह से, ठीक है? पर स्ट्रगल बंद नहीं हुआ यहाँ पर, ठीक है? उसके बाद मेरे चैनल पर, मेरे पर्सनल चैनल पर स्ट्राइक आई, चैनल उड़ा दिया गया। मेरे इंस्टाग्राम पर स्ट्राइक आई, मेरा इंस्टाग्राम उड़ा दिया गया। फिर बाद में जाकर के मैंने बहुत सारे मेल किए, टेक टीम की सपोर्ट ली, ठीक है? तब जाके वो वापस आया, ठीक है? रिकवर हुआ। इस तरीके से मेरे यूट्यूब चैनल पर भी मेरे 2 स्ट्राइक आ गए। तीसरे के लिए मैंने रिक्वेस्ट की कि सर प्लीज़ ये गलत हो रहा है कि मत स्ट्राइक डालिए। तब तीसरी स्ट्राइक नहीं आई, पर सारे वीडियो मुझे डिलीट करने पड़े, सब कुछ ज़ीरो फ्रेश तरीके से फिर से चालू करना पड़ा उसको। इतना ही नहीं रुका, इसके बाद आगे जाकर के एक केस सुना होगा आपने, ठीक है? एक एसडीएम का केस था, ठीक है? ज्योति मौर्य, उस एसडीएम के साथ मेरा फोटो अटैच किया। अब ये एक्सीडेंटल था, समझना मेरी बात, या मतलब इंटेंशनली था, मुझे नहीं पता, मैं इसलिए नहीं बोलूंगा ये वाली बात। पर एक बहुत बड़े चैनल ने अपने एक वीडियो के बीच में मेरा फोटो लगा करके उस चीज को इस तरीके से पब्लिश किया, क्योंकि उस दिन एक पटना प्रोग्राम था, सेमिनार था, हम लोग उसमें बहुत बिजी थे, हमें नहीं पता चल पाया। तो वो एक तरीके से जिस दिन पटना के अंदर सेमिनार था, उसी दिन इस प्रोग्राम को रिलीज किया, ठीक है? उस चैनल पर उस मेरा मतलब ज्योति मौर्य वाले केस के संग मेरा केस जोड़ करके इसको पब्लिक किया। और फिर उस दिन शाम तक आकर के, जब सुबह लॉन्च किया, शाम को आकर के उस बड़े चैनल पर कोई एक्शन ना हो जाए, तो उन्होंने मेरी इमेज को ब्लर कर दिया। पर तब तक उसके हजारों मतलब कट लग चुके थे, और वो पूरे मतलब मार्केट में फैल चुका था, उसके मिलियंस व्यू हो चुके थे, सोचो। तो ये इत्तेफाक से कैसे हो सकता है? क्योंकि इतना बड़ा चैनल एक्सीडेंटली बिना इंक्वायरी के तो ऐसा काम नहीं करेगा ना, ठीक है? इस बीच मेरी फैमिली ने बहुत बहुत सफर किया, बहुत सफर किया, और वो आज भी सफर कर रही है। इसी के बीच में मैं एक इंसिडेंट और बताना चाहता हूं, क्योंकि जब इतना ज्यादा, क्योंकि मेरे फादर बहुत मतलब आध्यात्मिक हैं, ठीक है? तो एक दिन वो बैठे हुए थे, तो होम टाउन के अंदर, तो उन्होंने कहा कि जाकर के मैं आपके बैंक में जाकर के एक पासबुक को चढ़वा करके आते हैं ना, उसमें एंट्री करा के आता हूं मैं। तो वो गए, मैंने उनको बताया नहीं कि हाँ क्या क्या चीजें चल रही हैं। तो वो गए, तो मैनेजर ने कहा ये फोटो तो ज्योति मौर्य के संग वायरल हो रही है। यानी उन्होंने डिसफेम करने के लिए इतनी कोशिश की, वो बहुत डाउन हो गई, बहुत परेशान हो गए। वो घर आए कि ये क्या हो रहा है, बच्चा हमारा कर क्या रहा है, कि समझ ही नहीं पा रहा कि ऐसी ऐसी जॉब क्यों करनी है। उसने पूरी लाइफ स्ट्रगल की है, और अभी भी इतना स्ट्रगल, और डिसफेम, हम किसको क्या मुंह दिखाएंगे? तो वो इतने इतने टेंशन में थे। तो मम्मी ने उनको समझाया कि मुझसे बात कराई, मैंने पापा कुछ नहीं, कि जब बड़ा टारगेट होता है तो चीजें ऐसी होती हैं, ठीक है? आप टेंशन मत करो, आपको अपने बेटे पर विश्वास होना चाहिए, वो कभी गलत नहीं करेगा, और अच्छा जो सोचा है, देह है, उस पर ही चल रहा है। दिक्कतें आएंगी, पर आप टेंशन मत करना, ठीक है? आप बस विश्वास करते हो, वो मेंटेन रखना, क्योंकि इंडिया के बच्चे विश्वास करते हैं, लोग विश्वास करते हैं। तभी तो मैंने कहा, सोचो ऐसा इंसिडेंट एक नॉर्मल इंसान के साथ होता तो क्या होता, ठीक है? वो तो मतलब इतना डिसफेम करके वो तो मतलब मर जाता, ऐसी स्थिति आ जाती। बहुत सारे केस हुए ऐसे, पर वो मुझे पता था कि क्योंकि इंडिया के लोग, बच्चे मुझ पे फेथ करते हैं कि हाँ ये मनीष सर नहीं है। बच्चों ने ही मुझे सपोर्ट किया कि सर कोई है जो आपके नाम को उस केस से जोड़ करके आपका डिसफेम कर रहा है, जो गलत कर रहा है। तो इस तरीके से पूरे इंडिया के बच्चों ने, ठीक है, सपोर्ट दिया, आपने सपोर्ट दिया, जिस वजह से आज हम इस मतलब टिपिकल रास्ते पर चल पा रहे हैं। आप सबकी सपोर्ट की वजह से। जो संकल्प भारत चैनल था, जो 100 दिन के अंदर 5.5 लाख सब्सक्राइबर क्रॉस कर चुका है। तो आप अगर साथ दोगे तो हमारा भी संकल्प है, हम साथ छोड़ेंगे नहीं, और इसको और बेटर और बेटर और बेटर की तरफ लेकर के जाएंगे। पर ये हमारा मतलब वादा है, संकल्प है कि आपके लिए बेस्ट से बेस्ट सर्विस आपको देते रहेंगे। मैं यही कहूंगा, समस्याएं अगर
ठीक है, आती हैं तो नो डाउट कहीं ना कहीं उसके परिणाम भी बहुत अच्छे होने वाले हैं। यानी अगर रिजल्ट बहुत बड़ा है तो हिंड्रेंस बहुत ज्यादा आएंगे। बस आपको डटे रहना है, चलते रहना है, ठीक है, रुकना नहीं है और ना हम रुकेंगे। तो बस यही कहूंगा बेटा, ठीक है, आपने इतना सपोर्ट दिया और जो स्टॉक की टीम से भी मैं धन्यवाद बोलूंगा क्योंकि उनका जो इतना बड़ा चैनल है, बहुत रेपुटेटेड चैनल है, उन्होंने मुझे यहां आने का मौका दिया और अपनी बात रखने का मौका दिया। थैंक यू। आप सभी को मेरा नमस्कार। क्योंकि आप जोश टॉक्स देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं और वो सारे स्किल्स सीखना चाहते हैं जिनसे आप अपने सपने पूरे कर सकें। और आपके इन्हीं सपनों को पूरा करने में मदद करता है जोश टॉक्स का इंग्लिश स्पीकिंग ऐप, जिसमें हम आपकी मदद करते हैं उन सारे स्किल्स को सीखने में जिनसे आप बाकियों से आगे बढ़ सकते हैं। चाहे इंग्लिश बोलने में कॉन्फिडेंस और फ्लुएंसी की कमी हो या पर्सनालिटी डेवलप करने में परेशानी हो रही है, इस सब के लिए आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन हम देना चाहते हैं और इसका नाम है जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। तो इंतजार किस बात का है? आज ही डाउनलोड कीजिए जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप और अपनी सक्सेस की तरफ एक नया कदम बढ़ाइए। क्लिक द लिंक नाउ।